नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करूंगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी के ऊपर अराउंड 32 से 33% के आसपास क्रैश हो चुके हैं ओवरऑल टॉप लेवल से। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। तो चलो आज मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ मैं सरकारी कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करता हूँ उसका एक झलक और नजर आपको मतलब नजरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे लोग देखते तो रहते हैं मगर वो लाइक नहीं करते हैं। क्या पता शायद उसको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को लाइक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो जरूर लाइक करना। तो सबसे पहली बात है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूं तो एक सरकारी कंपनी है और कंपनी के ऊपर मुझे 2 पॉइंट सबसे बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी के ऊपर देखिए वैल्यूएशन जो है वो एकदम सस्ता है, एकदम सस्ता मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो के भी आधा हो चुके हैं। और साथ ही साथ खुद के जो पी रेशियो है अगर वो भी देखा जाए तो एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 2.6 के आसपास अराउंड, देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में। और आज कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है 11 के आसपास, मतलब खुद के जो पी रेशियो है 4.6 है, मतलब खुद की वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बहुत कम है। अगर यही डेटा मैं लास्ट 10 ईयर्स तक देखूं तो यही डेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो करंटली इसका पी रेशियो चल रहा है 11 के आसपास और इसका एवरेज पी रेशियो है 6 के आसपास। और यही डेटा में अगर लास्ट मैक्सिमम देखूं मतलब लाइफ टाइम का देखूं तो लाइफ टाइम में देखा जाए तो 8.2 है और कंपनी का करंटली है 10 के आसपास, सॉरी 11 के आसपास। तो कोई बात नहीं, कंपनी का वैल्यूएशन तो सस्ता है, खुद के हिसाब से सस्ता नहीं है मगर इंडस्ट्रीज वाइज सस्ता है। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट में हमेशा चेक करता हूँ वो है कंपनी का कितना कर्जा है। देखिए कर्जे के हिसाब से बात करो तो 72,500 करोड़ का कर्जा है, अराउंड 1.58% का डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो एक चीजों को हमें से याद रखना, जब भी किसी कंपनी के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी चेक करेंगे और जब भी कई कंपनी के ऊपर डेप्थ देखने को मिलेगा तो उस कंपनी का डेप्थ मिटाने के कैपेसिटी है कि नहीं वो देखना जरूरी है। मान के चलिए आपके पास, मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया और वो भी मान के चलिए 5 लाख रुपया, और 5 लाख लोन ले लिया और आपने 5 लाख लोन लेने के बाद अगर बैंक पेमेंट करने के लिए बोले, मतलब पूरा पैसा वापस करने के लिए बोले कि आपके पास कैपेसिटी है कि नहीं वो देखना जरूरी है। मतलब आपके पास कोई जमीन वगैरह है, मतलब मान के चलिए कोई एसेट है, ज्वेलरी है, तो इस तरीके से चीजों को अगर है, सॉरी ज्वेलरी का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, तो ज्वेलरी है तो इस तरीके से चीजों अगर आपके पास है तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो 5 लाख के लोन आप बाकी आपके एसेट और ज्वेलरी इस तरीके से चीजों को बेचकर आप दे सकते हैं। सेम टू सेम कंपनी के ऊपर भी वो पैसा मिटाने का कैपेसिटी है कि नहीं वो देखना जरूरी है। जैसे देखिए कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है 43,000 और हाथ में एसेट कितना है करीबन 80,000। अगर दोनों को जोड़ू तो करीबन 1,20,000 करोड़ से ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीजों को नोटिस करना, 1,20,000 करोड़ आ जाएगा और जहां पे टोटल बोरिंग जो है वो 72,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो मतलब इसमें सीधा सीधा कहूं कि कंपनी के ऊपर जो रिजर्व एंड बोरिंग्स है तो वो देखा जाए तो कंपनी का बोरिंग्स कम है क्योंकि टोटल जो कंपनी के हाथ में पैसा है उस पैसे से वो इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर एचपीसीएल सरकारी कंपनी है, मानता हूँ, तो कंपनी का सरकार को ऐसा क्या पड़ गया कि कंपनी लोन लेकर काम कर रहा है, इतना ज्यादा कर्जा क्यों है। देखिए सबसे पहले एक चीजों को समझिए, हर कोई सरकारी कंपनी को देखेंगे, हर किसी कंपनी के ऊपर आपको लोन दिखेगा। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है सरकार का काम है सरकारी कंपनी के माध्यम से जनता का सेवा करना, मतलब सर्विसेज देना। और सर्विसेज देने के चक्कर में वो लोग प्रॉफिट कमाना बहुत भूल जाता है। जैसे देखिए पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, लास्ट 1 ईयर तक 105 100 106 रुपीज इस तरीके से हर जगह पे अलग अलग है, इस तरीके से प्राइस में रुक के रखा है। तो देखिए अभी तक एक साल से भी ज्यादा हो गया और प्राइस अभी तक बढ़ा नहीं। तो क्या जब वो पेट्रोल डॉलर में खरीदारी करते हैं कंपनी, तो क्या उसको प्राइस ज्यादा नहीं देना पड़ता है? हाँ जरूर देना पड़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट उसको फिक्स रखा तो ये सर्विसेज देने के लिए है। तो सर गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि अगर मैं पब्लिक को जो नीडेड प्रोडक्ट है उसके अगर कंट्रोल में रखूं प्राइस तो वो मुझे वोट देगा। तो वोट देगा कि नहीं देगा वो तो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है सरकार यही चाहते हैं कि वही प्रोडक्ट के ऊपर वो कंट्रोल में रखे, चाहे उसके लिए वो लोन लेना पड़े सर्विसेज देने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज आज जो गवर्नमेंट है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा तो उसके ऊपर वो लोन चला जाएगा क्योंकि वो तब पारी मतलब संभलाएंगे।
तो इस चीजों को समझते हुए देखा जाए तो पहले जो गवर्नमेंट था वो भी इसी तरीके से काम किया था, आज जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरीके से काम कर रहा है, आगे जो गवर्नमेंट आएगा वो भी इसी तरीके से काम करेगा। इस ये एक साइकिल वाइज चलते रहते हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा कर्जा वो लेके ही काम करेगा। ठीक है, सरकारी कंपनी, आपको देखना है उस कर्जा मिटाने का ताकत है कि नहीं। तो बाकी देखिए कंपनी का क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखो तो कंपनी इस बार जो सेल्स किया, सेल्स का जो आंकड़ा देखने को मिले तो वो थोड़ा सा वीकनेस दिखा, क्योंकि साल भर में कंपनी का डेटा कुछ वीकनेस है, और सेल्स के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा एक धमाका देखने को मिला। और इतना धमाका होने के पीछे एक रीजन भी है। लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इतना धमाका होने के पीछे रीजन क्या है। एक्चुअली कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम हो गया। अब एक्सपेंस कहां से कम हुआ वो आपको देखने के लिए आपको पूरे डिटेल्स में जाना पड़ेगा। आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट, देखिए पहले इतना ज्यादा क्यों हो गया था, क्योंकि उस टाइम क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो ज्यादा बढ़ गया था। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण उसका, देखिए एक चीजों को समझिए, अगर मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में 105 रुपीज में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट आप पहले खरीदते थे 100 रुपीज में, तो 105 में बेचा तो मतलब आपका 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो मान के चलिए आज भी वही प्रोडक्ट 105 में बेच रहा है और वो खरीदने में मिल रहा है आपको 90 में, तो कितना आपको प्रॉफिट होगा? 105 रुपये, सॉरी 15 रुपीज के आसपास। तो यही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश करो। पहले कॉस्टिंग ज्यादा आ रहे थे, मेटेरियल कॉस्ट देखिए 106% के आसपास आ रहा था, 96%, 86%, अभी घट के वो 89% हो गया। मतलब कॉस्टिंग कम हो गया, उसके कारण कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन, मतलब एक्सपेंस कम हो गया, उसके कारण प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। और यही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर मैसिवली ग्रोथ आने का चांसेस है। मैं कहाँ पे चांसेस देखने को मिला मुझे वो आपको शेयर करूंगा, प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को समझाऊं, और आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। मेरा काम है आपको मार्केट के बारे में जानकारी देना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो कंपनी में अगर दम नहीं होता तो जिस टाइम मार्केट करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुआ है, तो एफआईएस और डीआईएस तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए था। उल्टा वो लोग माल खरीदारी कर रहे हैं, किससे खरीदारी कर रहे हैं? पब्लिक से। पब्लिक के पास 9.31% था, अभी 8.282% का आसपास होल्डिंग्स है। मतलब पब्लिक अच्छा खासा धमाका यहाँ पे क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। हाँ, सरकारी कंपनी है, कब भागेगा कब गिरेगा इसका कोई पता नहीं है। मार्केट में करेक्शन हो ना हो तो तब भी इस कंपनी के ऊपर करेक्शन हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग देखकर इस कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं, वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 6.49%। 6.49% का मतलब होता है, अगर मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश किया तो उसके अगेंस्ट में आपको हर साल, अभी इस साल में 6.49% का रिटर्न मिल चुके हैं। मतलब एफडी से भी ज्यादा रिटर्न कंपनी आपको ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी बात है ना, 6.49% का रिटर्न मिल गया डिविडेंड के हिसाब से। बाकी कंपनी अगर रिटर्न दे रही, कंपनी कितना रिटर्न दिया? कंपनी रिटर्न दिया इस बार एक साल में 4%, लास्ट 3 इयर्स में 20%। तो बढ़िया बात है, डिविडेंड भी मिल रहा है और रिटर्न भी मिल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप सोचिएगा जब भी आपको कोई डिविडेंड कंपनी दे रहा है, मतलब उसके जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसी से दे रहा है। मतलब एक एक चीजों को आप यहाँ पे समझना पड़ेगा। मान के चलिए आपको मिलना था 100 रुपीज और उनमें से आपको डिविडेंड दे दिया 5 रुपीज, तो इसका मतलब आपको 100 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 95 रुपीज, क्योंकि आप ही के 100 के पैसे से ही आपको डिविडेंड दिया गया है। तो आप तो खुश हो रहा है कि मुझे 100 मिल गया, एक्चुअली आपको 100 मिल गया, 95 प्लस 5 मतलब आपको 100 मिल गया। मतलब 100 आपको इस तरीके से डायरेक्टली नहीं मिला, आपके जेब से ही पैसा लेकर आपको डिविडेंड दिया गया। आप तो सोच रहे हो मुझे 5 रुपए करके पर शेयर में डिविडेंड मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। अभी चलो इस कंपनी का और मेरा का ओपिनियन है चार्ट में, वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं जिस स्ट्रेटेजीज को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है 52 वीक का हाई लो स्ट्रेटेजीज। 52 का हाई को लाइन 52 का लो को लाइन आपको देखने को मिला है। तो जब भी शेयर नीचे आकर 52 लो को टच करते हैं तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ। तो फाइनली टच कब किया? तो इस जगह पे टच किया, जो डेट था करीबन देखा जाए तो 28 फरवरी। तो 28 फरवरी में कंपनी ने टच किया था। उसके बाद कंपनी रिबाउंस करने का कोशिश किया। फिर से देखिए कंपनी की एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी ने एक करेक्शन मोमेंटम फिर से दिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम दिख रहा है, कोई बात नहीं। इस तरीके से सिचुएशन में मैं हमेशा दो चीजों को नोटिस करता हूँ। टॉप लेवल से अगर 30% करेक्शन हो गया तो वहां पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो 30% तो ऑलरेडी करेक्शन हो चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 200 डेज सॉरी 52 के लो को भी टच किया है। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है, और इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे
ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। तो पहले मैं बैक टेस्टिंग करके देखूंगा क्या इस तरीके से स्ट्रेटेजीज पहले भी बना था। हाँ बिल्कुल बने। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बने और फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज बने थे वो कितना बने थे, अगर मैं इस स्ट्रेटेजीज को फोकस ओवर करूँ तो करीबन 15%, एक साल में 15% का रिटर्न मिला, कोई बात नहीं। अगर मैं एंटी पॉइंट से करेक्शन मोमेंटम तो देखूं तो ज्यादा कुछ करेक्शन हुआ नहीं। चलो मैं और भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिला एंटी पॉइंट से। अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो यहाँ पे भी सेम एक साल में 17% के आसपास गेन मिला। उसी तरीके से कोविड के टाइम में देखेंगे, कोविड के बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से सिचुएशन अच्छा खासा बना। और कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिला। फर्स्ट एंट्री में कुछ खास ग्रोथ नहीं मिला। सेकंड एंट्री पॉइंट्स में, मतलब जहां पे फर्स्ट एंट्री हुआ था वहां से अगर मैं 30% करेक्शन देखूं, क्योंकि सरकारी कंपनी के ऊपर मैं हमेशा 30% करेक्शन देखता हूँ, तो 30% करेक्शन देखो, 30% से अगर मैं फिर से सेकेंड टाइम कोई एंट्री लेता तो यहाँ पे मेरा जो ग्रोथ होता वो 239 डेज में 44% का गेन। तो कभी कभी आपको सेकेंड टाइम में अच्छा खासा गेन मिल जाता है, फर्स्ट टाइम शायद ना मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो उससे पहले देखिए, उससे पहले अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला था, जो कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले थे और टोटल ओवरऑल जो फिगर उठा 22%, और वो भी एक साल में। और मजेदार बात यही है कि यहाँ से अगर 30% और भी करेक्शन हुआ तो और भी एक एंट्री मिला था, यहाँ पे देख सकते हैं 30% और भी करेक्शन हुआ। और 30% करेक्शन के बाद यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो फिगर आउट है वो देखो तो 74% का गेन मिला 277 डेज में, सॉरी 247 डेज में। और इन दोनों को मिलाकर अगर मैं एवरेज करूं तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न से यहाँ पे देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से बहुत बार कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से आपको चीजों को समझकर काम करना है। तो प्लीज काम करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज सारी चीजों को स्टडी करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन तो कभी होता नहीं है, और मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। तो आप भी प्लीज एक बार रिस्क को मैनेज करके काम करिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।